गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण, भौतिक व रासायनिक अधिशोषण की बात करेंगे। इन दोनों को देखिए, हम दोनों डिफरेंस भी कर लेते हैं, दोनों में अंतर भी कर लेंगे, साथ साथ अंतर भी हो जाएगा और भौतिक और रासायनिक अधिशोषण क्या होता है हमें यह भी पता चल जाएगा। भौतिक अधिशोषण में क्या होता है कि दुर्बल वांडर वाल बल पाया जाता है। किसके मध्य? जैसे ये आपकी अधिशोषक है, ये अधिशोषक की सतह है, अधिशोषक, और इस पे आके ये कोई पदार्थ जो है इकट्ठा हुआ है, बैठा है, अधिधारण हुआ, अधिशोषित हुआ है, जिसको हम बोलते हैं अधिशोष्य। क्या बोला जाता है? अधिशोष्य। अब ये अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य जो है एक आकर्षण बल पाया जाता है और इस आकर्षण बल को ही दुर्बल वांडर वाल बल कहते हैं। दुर्बल वांडर वाल बल, ठीक है ना। यानी ये अधिशोष्य और अधिशोषक के कणों के मध्य एक आकर्षण बल पाया गया, जिसके कारण से ये अधिशोष्य के कण जो है इसकी सतह पे आके बैठ गए। ये बल जो होता है इसको दुर्बल वांडर वाल बल कहते हैं। जबकि रासायनिक अधिशोषण को अगर बात करें तो रासायनिक अधिशोषण के अंदर रासायनिक आबंध पाया जाता है। ये अगर अधिशोषक है, ये है अधिशोषक, और इस पे आके ये पदार्थ जो है अधिशोषित होंगे। ये हो गया आपका क्या? अधिशोष्य, ठीक है। तो ये इसके कण, अधिशोष्य के कण और अधिशोषक के कण, इन दोनों पदार्थों के मध्य जो है एक आबंध का निर्माण हो जाता है, रासायनिक आबंध बन जाता है। ये आबंध के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि इसके अंदर रासायनिक बंध पाया जाता है। तो अब समझ गए आप, एक पहला अंतर तो ये भी हो गया, परिभाषा भी हो गई, पर अंतर भी हो गया कि ये दुर्बल वांडर वाल बल पाया जाता है इनके मध्य, और इनके मध्य रासायनिक आबंध पाया जाता है। दूसरे अंतर की अगर बात करें तो अब भौतिक अधिशोषण जो है वो उत्क्रमणीय प्रक्रम है। उत्क्रमणीय प्रक्रम है। उत्क्रमणीय मतलब दोनों दिशाओं में संपन्न होता है। अधिशोष्य के कण आके जम भी रहे हैं तो ये इजीली आसानी से हट भी सकते हैं, यानी विशोषण भी होता रहेगा और अधिशोषण भी होता रहेगा। जबकि रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है? रासायनिक बंध बन जाते हैं, तो इसलिए ये एक ही दिशा में होता है, यानी केवल अधिशोषण की प्रक्रिया होगी। तो ये हो जाएगा आपका, यह अनुत्क्रमणीय होता है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं ये अनुत्क्रमणीय हो जाता है, ठीक है। 2 पार्ट सेकेंड, यह है अनुत्क्रमणीय होता है, ठीक है। तीसरे अंतर की अगर बात करें तो ये कम ताप पर प्रभावी होता है। कम ताप पर होता है मतलब यूं कह सकते हैं निम्न ताप पर होने वाली घटना है। निम्न ताप पर अधिक होता है। अगर हम तापमान को बढ़ाएं तो अधिशोषण की प्रक्रिया क्या होगी? भौतिक अधिशोषण की, ठीक है ना, वो कम होती जाएगी। तापमान बढ़ाने पर कम होती जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि गर्म होने पर इन कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और ये दुर्बल वांडर वाल बल क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे और ये कण विशोषण होने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। इसका अगर थर्ड एग्जाम्पल देखें तो इसमें उल्टा हो जाता है। तापमान बढ़ाएंगे
तो अधिशोषण की प्रक्रिया भी बढ़ेगी, अधिशोषण भी क्या होगा, बढ़ेगा। रासायनिक अधिशोषण है ये, ठीक है ना, रासायनिक अधिशोषण भी बढ़ेगा, क्योंकि तापमान बढ़ाने से क्या होता है कि इन कणों की जो प्रभावी टक्कर है उसमें वृद्धि होगी, जिसके कारण से क्रिया होगी और ज्यादा से ज्यादा रासायनिक आबंधों का निर्माण होगा। चलो, चौथा अंतर अगर बात करें तो यहां पे चौथा अंतर हम बता सकते हैं कि यह बहुपरतीय होता है, बहुपरतीय होता है। बहुपरतीय का मतलब है कि जैसे एक परत ये बैठ गई, एक और परत इसके ऊपर आके बैठ सकते हैं, क्योंकि दुर्बल वान डेर वाल प्रत्येक कणों के मध्य हो सकता है, सेम कणों के मध्य भी हो सकता है, एक और परत बन जाएगी यहाँ पे। इस प्रकार से एक से ज्यादा लेयर पाई जाती है इसमें। जबकि यहाँ पे क्या होता है, रासायनिक आबंध बनता है, तो जितनी संयोजकताएं होंगी उतने आबंध बन जाएंगे, उसके बाद फिर और ज्यादा आबंधों का निर्माण नहीं हो पाता और दूसरी लेयर नहीं आती। आप देख सकते हो, मान लीजिए ये दूसरी लेयर आ गई, तो इसके कण और इस अधिशोषक के कणों के बीच में ये अधिशोषक की पहली लेयर है, ठीक है ना, तो आबंध बननेगा ही नहीं, ये इसके साथ क्रिया कैसे करेगा, बीच में ये पहली जो अधिशोषक की पहली लेयर है ये आ गई और संयोजकता भी कम हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक परतीय होता है, एक परतीय होता है ये, ठीक है। अब यहां अगर बात करें पांचवा अंतर, तो इसकी जो अधिशोषण ऊष्मा है, अधिशोषण ऊष्मा, दुर्बल वान डेर वाल बल पाया जाता है, इसलिए इसकी अधिशोषण ऊष्मा जो है 20 से 40 किलोजूल प्रति मोल होती है। जबकि रासायनिक अधिशोषण की बात करें, यहाँ पे रासायनिक आबंध पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे जो है इसकी ऊर्जा की बात करेंगे तो इसकी ऊर्जा अधिक होती है। इसकी ऊर्जा लगभग, अधिशोषण की जो ऊर्जा है लगभग 200 से 400 किलोजूल प्रति मोल होती है, ठीक है। यहां पे छठा अंतर है, देखो अगर इसमें दाब करें, दाब में वृद्धि करें, तो दाब में वृद्धि करने से इसके अंदर क्या होता है, अधिशोषण की, भौतिक अधिशोषण की में भी वृद्धि होती है। प्रेशर अगर बढ़ाएं तो भौतिक अधिशोषण भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। प्रेशर कम करेंगे तो ये भी कम हो जाएगा। जबकि रासायनिक अधिशोषण की बात करें तो रासायनिक अधिशोषण में दाब में वृद्धि के साथ साथ अधिशोषण में भी वृद्धि होती है और दाब में कमी होने पर विशोषण नहीं होता। यानी यहाँ पे भी प्रेशर बढ़ाने से रासायनिक अधिशोषण क्या होगा, बढ़ेगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर प्रेशर को अपन कम कर देना तो विशोषण होने लगता है। क्या होने लगता है, विशोषण की प्रक्रिया होने लगती है। जबकि यहाँ पे अगर प्रेशर कम कर दें अपन तो विशोषण जो है वो नहीं होता है, ये नहीं होगा, ये फर्क है। दोनों बढ़ते हैं, दाब में बढ़ा, इसमें दाब में वृद्धि करेंगे भौतिक अधिशोषण भी बढ़ेगा, रासायनिक के दाब में वृद्धि करेंगे तो रासायनिक अधिशोषण भी बढ़ेगा। लेकिन फर्क ये है कि इसका दाब अगर कम हो गया तो विशोषण की प्रक्रिया चालू हो जाएगी और इसका दाब अगर कम हो गया तो विशोषण की प्रक्रिया नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स, ये था भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में अंतर, ठीक है। अब हम बात करेंगे अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो अधिशोषण को प्रभावित करते हैं। चलो देखते हैं, छोटे छोटे सिंपल से कारक हैं जिनकी बात कर लेते हैं अपन। टॉपिक है हमारा अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए, पहला कारक है, फर्स्ट कारक है अधिशोष्य की प्रकृति। अधिशोष्य
शोष्य, अधिशोष्य खासतौर पे गैस की प्रकृति, ठीक है, अधिशोष्य की प्रकृति, ये पहला कारक है जो अधिशोषण प्रक्रिया को प्रभावित करता है। देखिए कैसे, जो सरलता से द्रवित होने वाली गैसें हैं, आसानी से द्रव अवस्था में बदलने वाली गैसें हैं। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया आसानी से द्रव अवस्था में बदल जाती है, HCl आसानी से बदल जाती है, SO2 आसानी से बदल जाएगा, CO2 गैस भी आसानी से द्रव में बदल जाती है, और Cl2 गैस ये भी आसानी से द्रव अवस्था में बदल जाती है। तो ये आसानी से द्रव अवस्था में बदलने वाली गैसें हैं। जब ये आसानी से द्रव अवस्था में बदलेंगी तो इसका मतलब कि जो अधिशोषक की सतह है उस पर भी आसानी से अधिधारित हो जाएंगी, अधिशोषित हो जाएंगी। इसका मतलब अगर आसानी से द्रवित होने वाली गैसें ली जाती हैं अधिशोष्य के रूप में, तो अधिशोषण की प्रक्रिया भी क्या होती है, तेजी से होती है, यानी प्रक्रिया अधिशोषण की में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। और जो आसानी से द्रव अवस्था में नहीं बदलती हैं तो उनमें क्या होता है, आसानी से द्रव अवस्था में नहीं बदलने वाली गैसें कौन कौन सी है, H2 हुआ, N2 हुआ, ठीक है ना, हीलियम हुई, ऑक्सीजन हुआ। ये गैसें ऐसी हैं जो आसानी से द्रव अवस्था में नहीं बदलती। तो द्रव अवस्था में नहीं बदलती, इसके कारण से ये आसानी से यहाँ पे अधिशोषित भी नहीं हो पाती हैं। इसलिए इनमें फिर दुर्बल वान डेर वाल बल पाया जाता है। तो इनका अधिशोषण की प्रक्रिया जो है वो धीरे धीरे होती है। क्या होती है, धीरे धीरे, शीघ्रता से नहीं होती। आई बात समझे। तो ये था पहला कारक, पहला फैक्टर। अब बात करते हैं दूसरा कारक। दूसरा कारक है अधिशोषक। अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दूसरा कारक है। अब अधिशोषक लेते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये जो पदार्थ है ये अधिशोषक है, ये ठीक है। इसको मैं यहाँ पे बड़ा बना देता हूं। ये अधिशोषक पदार्थ अपन ने लिया जिसपे अधिशोष्य अधिशोषित होगा। माना ये अधिशोषक है, क्या है ये, अधिशोषक। अब अगर इसकी चिकनी सतह होगी, देखो ये कह रहा है अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल अगर मान लीजिए कम है तो अधिशोषण ओब्वियसली हम जानते कम ही होगा। जब क्षेत्रफल ही कम है, जगह ही कम है, अगर मैं ये इतना ले रहा हूं क्षेत्रफल, ठीक है, और एक मैं इतना लूं, यहां तक लूं, यहां से लेकर यहां तक लूं, बड़ा लूं पदार्थ, तो अधिशोषण किस में ज्यादा होगा, इसमें होगा, बड़े वाले में। छोटे वाले में कम होगा, क्योंकि धारण करने के लिए जगह इसमें क्या है, कम है, क्षेत्रफल कम है, जबकि इसमें क्षेत्रफल ज्यादा होगा। पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम इस सतह को खुरदरी कर दें, थोड़ा खुरदरी कर दें, रफली कर दें, कुछ इस प्रकार की सतह हो, मान लीजिए कुछ इस प्रकार की सतह हो, तो हम जानते हैं क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। तो अगर इसमें छिद्रित कर दें, ठोस के अंदर छिद्र बना दें, या खुरदरी सतह बना दी जाए, या फिर इसका पाउडर बना दें, ठीक है ना, तो प्रत्येक कण अपनी सतह को दर्ज करवाता है अधिशोषण के लिए, ठीक है ना। हर कण की सतह जो है, हर कण का पृष्ठीय क्षेत्रफल उपलब्ध हो जाएगा अधिशोषण के लिए। तो फिर अधिशोषण की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी वृद्धि हो जाती है। अर्थात अगर आपसे कोई पूछ ले कि हम किस प्रकार से अधिशोषक की क्षमता बढ़ा सकते हैं, तो आप बोल सकते हो कि अधिशोषक को खुरदरा कर दिया जाए, या छिद्रित कर दिया जाए, या उसके टुकड़े महीन पाउडर बना दिया जाए, तो अधिशोषक का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और उसकी इसके साथ में अधिशोषण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। आगे बात समझ में, ठीक है। तीसरा कारण है जो अधिशोषण प्रक्रिया को प्रभावित करता है, वो है अधिशोषक। अधिशोषक का सक्रियण। सक्रियण, अधिशोषक का सक्रियण। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ में आ गया, अब अधिशोषक का सक्रियण। यहां पे अधिशोषक के सक्रियण से मतलब ये है कि अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता में वृद्धि करना।
अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता में अधिशोषण की क्षमता में वृद्धि करना, ठीक है ना। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि हम क्षमता में किस प्रकार से वृद्धि कर सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बनाकर कणों में विभाजित करके या पाउडर बना के या खुरदरी सतह कर दें, खुरदरी सतह, ठीक है ना, खुरदरी सतह बना के। तो आदि ऐसे कारण हैं जिनके कारण से हम अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे ताप का प्रभाव। नेक्स्ट है हमारा है ताप का प्रभाव। चौथा पॉइंट है ताप का प्रभाव। तो देखिए ताप का प्रभाव क्या है। ताप का प्रभाव हम जानते हैं अधिशोषण की जो प्रक्रिया है वो एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ऊष्माक्षेपी, इसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। अधिशोषण की प्रक्रिया क्या है, एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, ठीक है ना। तो लासतालिये के अनुसार ताप में अगर कमी की जाए तो अधिशोषण की मात्रा में वृद्धि होती है। तापमान को कम करें तो जो अधिशोषण है, अधिशोषण क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि तापमान कम करने से क्या होता है कि कणों की जो अधिशोष्य के जो कण है उनकी गतिज ऊर्जा कम हो जाती है और वो पास पास आके, गैस है तो वो पास पास आके द्रव अवस्था में बदलने की कोशिश करती है और एक जगह इकट्ठा होके वो अधिशोषक की सतह पे बैठने स्टार्ट हो जाती है तापमान में कमी होने के कारण। तो कह सकते हैं जितने ज्यादा बैठेंगे फिर तो अधिशोषण की मात्रा में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर तापमान में क्या हो जाए, कमी, तो अधिशोषण की मात्रा में वृद्धि। क्लियर। तो ये था आपका ताप का प्रभाव। अब हम बात करेंगे दाब के प्रभाव की। पांचवा पॉइंट कि दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। पॉइंट नंबर 5, दाब का प्रभाव। देखिए दाब का क्या प्रभाव है। हम जानते हैं अगर गैसीय पदार्थ क्या है, अधिशोष्य के रूप में है, ठीक है। तो जब भी गैस अधिशोषित होगी तो दाब घटेगा। अतः लासतालिये के अनुसार दाब बढ़ाने पर अधिक होगा। है अधिशोषक के प्रति इकाई द्रव्यमान द्वारा गैस के अधिशोषण की मात्रा गैस के दाब पर क्या करती है, निर्भर करती है। अर्थात अगर दाब बढ़ाएंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे, तो जो अधिशोषण है, अधिशोषण की प्रक्रिया भी बढ़ेगी। क्योंकि दाब, अगर मान लीजिए ये बोर्ड जो है ना, ये बोर्ड अधिशोषक है और यहाँ पे गैस है, ठीक है। अब अगर इस सतह पे ये अधिशोषित होगी, अगर मैं इसका दाब बढ़ा दूं, इसको प्रेशर दूंगा, तो गैस के कण पास पास आएंगे और इसकी सतह पे बैठेंगे। अर्थात अधिशोषण ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ। तो कह सकते हैं दाब बढ़ेगा तो अधिशोषण भी बढ़ेगा। तो ये कुछ कारक हैं जो अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगले पार्ट में हम फ्रेंडलिक का अधिशोषण समतापी वक्र के बारे में बात करेंगे।